स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा दिली के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब इस विषय की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, उनके मेल्स भी आते हैं और पूछते हैं कि वो लंबे टाइम से तैयारी करें लेकिन तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, उस कन्फ्यूजन में ही है और उस कन्फ्यूजन के चक्कर में लाइफ के 3 से 5 साल पूरे वेस्ट हो गए और तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई और अभी तक कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आज हमारे इस बातचीत का जो विषय है वो विषय है प्रतियोगी परीक्षा का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब ये है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको किस तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जब तो आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो पहला सवाल स्वाभाविक रूप से दिमाग में आता है कि तैयारी कब से शुरू करें। और इसके अलावा कैसे करें और जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब आप तैयारी सिविल सर्विसेज की करते हैं, पीसीएस एग्ज़ाम की करते हैं, तो आपको जो तैयारी है उसमें क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अब इस लंबी यात्रा के लिए अपना जो संतुलन है आपका भावनात्मक मानसिक, उसको कैसे बना के रखें। तो अब एक एक करके सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शुरू कब से करें। देखो, एक प्राचीन कहावत है हमारे देश में कि जब जागो तभी सवेरा। तो तैयारी की शुरुआत तो आप तब से ही करें जब आपको लगता है कि आपको सिविल सर्विसेज की या पीसीएस की तैयारी के आपको शुरू करनी चाहिए। तो आप जब भी आपको इस तरह का कॉन्शियस कॉल होती है तब से आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आदर्श स्थिति तो ये है कि जब आप स्कूल कंप्लीट करते हैं और स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन करते हैं तो कॉलेज के समय से ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। और कॉलेज के समय क्या पढ़ना चाहिए, कॉलेज के टाइम में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो एनसीईआरटी है उसका अध्ययन आप शुरू कर सकते हैं और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। यानी कि कॉलेज टाइम आपका वो टाइम होता है कि जहाँ आप बिल्कुल तैयारी के थ्रेशोल्ड में हैं और आप अपनी उन हैबिट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं जो कि आगे जाकर आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि कॉलेज एक ऐसा समय होता है जहाँ हमारी हैबिट का डेवलपमेंट होता है और हैबिट पॉजिटिव भी हो सकती है और हैबिट हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो लोग तो कॉलेज टाइम से अवेयर हैं या अभी जो कॉलेज में हैं, जिनका भी स्कूल पास आउट हुआ है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप कॉलेज के साथ कर सकते हैं। हालांकि अब वो भी समय आ गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कॉलेज के साथ बिल्कुल सीरियस तैयारी में आ जाते हैं और जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयारी की शुरुआत करते हैं। पर अगर आप कॉलेज में हैं और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, बहुत जानकारी आपके पास नहीं है, तो आप अपनी एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी हैं आप उन एनसीईआरटी को गो थ्रू करिए और जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट्स है, जो मैं देखता हूँ कि अब जो यंग जनरेशन है उनमें वो हैबिट थोड़ी घटनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब से ये आपका सोशल मीडिया का समय आया तो तब से ये जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो बिल्कुल लगातार घटनी शुरू हो गई है। तो इस हैबिट को आप कल्टीवेट कर सकते हैं अपने कॉलेज के टाइम में। न्यूज़पेपर रीडिंग आप रोज़ की रोज़ करें और अपनी एक हैबिट कल्टीवेट करें। दूसरा और तीसरी बात ये है कि अगर आप कहीं गाइडेंस में हैं और आपको कहीं से गाइडेंस मिलती है एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बेसिक जो किताबें हैं उनको भी आप कॉलेज के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन की आदर्श स्थिति तो ये है कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के साथ आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई युवा है जो कि अभी कॉलेज में है और कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, और एक दूसरा युवा है जिसको कि 25 साल में ठीक ठाक से ज्ञात होता है कि मुझे आईएएस बनना चाहिए, मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना चाहिए और मुझे शुरुआत करनी चाहिए तैयारी की। एक युवा जो कि 18 साल में, यानी कि उससे कम भी 17 साल में जो अवेयर हो गया और उसको
अच्छे से ये मालूम हो गया कि उसको आगे जाकर आईएएस ऑफिसर बनना है या पीसीएस ऑफिसर बनना है, और उसने उसी हिसाब से तैयारी की शुरुआत कर ली। और तैयारी में भी बहुत ठीक ठाक से नहीं, सिर्फ केवल एनसीईआरटी का अध्ययन किया और अपनी जो हैबिट्स उसकी पढ़ने की उसको ठीक किया, यानी कि वो आराम से बड़े मज़े के साथ 8 से 10 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकता है, उसको कंसंट्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसकी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स है वो भी आप सही है, और 6-8 घंटे या 8-9 घंटे वो आराम से पढ़ सकता है। एक दूसरा युवा है जो कि 25 साल की उम्र में उसको ये ज्ञात होता है कि उसको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, उसको पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, और 25 साल का जब वो है तब तक उसकी जो आदतें हैं वो पढ़ने की लगभग उस तरह से नहीं जिस तरह से उसकी कभी हुआ करती थी। अब वो चाहता तो है कि वो आगे जाकर तैयारी करें, लेकिन ना तो उसका कंसंट्रेशन है और ना तो उसकी पढ़ने की हैबिट है। वो उसको 3 घंटे पढ़ना भी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तैयारी हो गई, या 3 घंटे की पढ़ाई भी उसको बहुत हेडेक क्रिएट करती है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की कंडीशन में वो युवा जो कि कॉलेज के समय से अवेयर हो गया और उसने कॉलेज के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ने की शुरुआत की, वो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता है और जो नेशनल आपके नेटवर्क है उस पर न्यूज़ को वॉच करता है, और एक ऐसा युवा जो 25 साल की आयु का है लेकिन अब वो तैयारी की शुरुआत करना चाहता है, तो उसके मुकाबले वो युवा जो कॉलेज का युवा है बहुत बेहतर स्थिति में होगा। दूसरी एक और बात है, जब आप कॉलेज के समय में अवेयर हो जाते हैं और कॉलेज के साथ साथ आप सीरियस गंभीर तरीके से तैयारी की शुरुआत करते हैं किसी अच्छी गाइडेंस के साथ, तो उसका एक और बेनिफिट होता है कि आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि सिविल सर्विसेज का नेचर है कि सिविल सर्विसेज में एक तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एग्ज़ाम में आते हैं, और दूसरा है कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है बहुत लाइव एग्ज़ाम है, जो कि करंट जो सिनेरियो चल रहा है, करंट जो घटनाक्रम चल रहा है उसके साथ आपको असेमिलेट करना होता है। तो ज़्यादा संभावना ये होती है कि जो ज़्यादा युवा लोग होते हैं उनके क्वालिफाई करने की ज़्यादा संभावना होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यदि आप कच्ची उम्र में 22-23 तक आते आते सिविल सेवा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, और बजाय उस युवा के जो कि 25 साल से शुरुआत कर रहा था और 28-30 साल होते उसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो आपके पास करियर के ज़्यादा ब्राइट ऑप्शन होंगे जो बच्चा एक कॉलेज में था। तो इसीलिए राइट तो स्ट्रैटेजी तो यही है कि जब आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के साथ साथ आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए तैयारी की। लेकिन हाँ, अगर किसी को बाद में भी पता चलता है, बाद में भी उसको ये लगता है कि उसको आईएएस और पीसीएस की तैयारी करनी है, तो तैयारी तो हमेशा ही संभव है। उसको आप चाहो तो 25 साल के बाद भी कर सकते हैं, इवन तो 28 साल के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन एक वो युवा जो कि कॉलेज के टाइम से अवेयर था, उसके पास उसके चयन की ज़्यादा संभावनाएं होगी, बशर्त है कि वो सही मार्गदर्शन में अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 25 से 28 साल की यदि आप हैं तो भी आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ मूलभूत बातें जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें। अच्छा, दूसरा बहुत बार ये सवाल भी, एक शंका भी एक एस्पिरेंट के दिमाग में होती है कि जब हम शुरुआत तैयारी की करते हैं तो एक इनसिक्योरिटी सिंड्रोम दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा। तो अब इस बात को भी समझते हैं। तो यानी कि हमारी पहली बात तो बहुत क्लियर होगी कि तैयारी की शुरुआत कब से करें। राइट तो समय है कि कॉलेज के साथ साथ की जाए, और अगर किसी का कॉलेज पास आउट हो गया, उसको जीवन में थोड़ा सा लेट समझ आया और उसको ज्ञात हुआ कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, मुझे पीसीएस ऑफिसर बनना चाहिए, तो तैयारी की शुरुआत कभी भी की जा सकती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है इनसिक्योरिटी का। जब हम शुरुआत करते हैं तो जैसे कि अक्सर सभी लोग कहते हैं, और भारत की एक बड़ी अच्छी बात कहो या इसको कह सकते हैं कि विडंबना भी कह सकते हैं कि यहाँ हर कोई राय बहादुर है, हर कोई आपको सलाह देगा कि यूपीएससी की तैयारी तो ऐसे करनी चाहिए, इतने साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी तो तभी करनी चाहिए अगर आपका यूपीएससी का कोई बैकग्राउंड है, आपके फादर में, मदर में, या कोई आपका फैमिली में कोई यूपीएससी में है, तो उसके क्वालिफाई करने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी बातें मिथ हैं। इसका दूर दूर तक जो सच है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी कोई भी एक आम युवा भी कर सकता है, और असंख्य ऐसे उदाहरण है कि हर साल ऐसे युवा जिनका कि दूर दूर तक कोई पृष्ठभूमि नहीं होती, उनका चयन पीसीएस में भी होता है और आईएएस में भी होता है। तो अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनसिक्योरिटी का पॉइंट क्या है।
इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि इनसिक्योरिटी होती क्यों है। इनसिक्योरिटी जब आप लेट शुरू करते हैं, 25 में 28 में शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि असुरक्षा की भावना आपके मन में ज़रूर होगी, क्योंकि ज़िंदगी के दूसरे काम भी आपको करने हैं, और यदि आप चूक जाएं तो आपके पास विकल्प क्या होगा। तो ऐसे युवा जो लोग लेट शुरू करते हैं तैयारी की, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो ठीक है शुरुआत करें पीसीएस की, शुरुआत करें आईएएस के एग्ज़ाम की, पर इसके साथ साथ उनको जो दूसरे एग्ज़ाम भी हैं, दूसरे एग्ज़ाम का मतलब ये है कि बिल्कुल बहुत ऐसे एग्ज़ाम होते हैं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की में अगर आप बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे एग्ज़ाम क्लास 2 और क्लास 1 लेवल के होते हैं जो कि पीसीएस की तैयारी और आईएएस की तैयारी के साथ साथ उसकी भी आपको अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सीरियसली आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्ज़ाम की तैयारी स्वतः ही हो जाती है। तो जो लेट शुरू कर रहे हैं उनके लिए आदर्श स्थिति ये है कि वो तैयारी हमेशा सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए करें या पीसीएस को ध्यान में रखते हुए करें, और साथ साथ यदि कोई दूसरा एग्ज़ाम भी है जो कि बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि सिलेबस आमतौर पे जो लोग पीसीएस की तैयारियों में और आईएएस की तैयारियों में होते हैं, और दूसरे एग्ज़ाम का सिलेबस भी जीएस ओरिएंटेड ही होता है। तो अगर आपने सही ढंग से आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सही ढंग से अगर आप आईएएस की तैयारी करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके जो दूसरे एग्ज़ाम हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि यदि आप दूसरे एग्ज़ाम में बैठते हैं और दूसरा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो लक्ष्य आपने आईएएस तय किया या आपने अपना लक्ष्य जो पीसीएस तय किया वो पूरा नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि जो आपके मन में एक असुरक्षा की भावना है कि अगर इन केस 1 साल या 2 साल या 3 साल की आपकी प्रिपरेशन में अगर आपका चयन नहीं होता है, तो कम से कम आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो जो लोग 25 साल के बाद शुरुआत करते हैं, तो उनको इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि आप तैयारियां तो सिविल सर्विसेज की करें, आप तैयारियां तो पीसीएस की करें, पर इसके साथ साथ आपको जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं आपको उनमें बैठना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आपके हाथ में एक नौकरी हो। और वैसे भी एक मनोविज्ञान ये कहता है कि जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनके ज़्यादा क्वालिफाई होने की और संभावना बढ़ जाती है पीसीएस और आईएएस में, क्योंकि उनके पास एक जो किताबी ज्ञान के अलावा उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, व्यवहारिक ज्ञान भी उनके पास रहता है। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनका लिए तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अपना एक लक्ष्य बनाकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं तैयारी की। जहाँ तक बात है सुरक्षा की, तो देखो ज़िंदगी के हर कदम पे हम सभी इनसिक्योर होते हैं। फ्यूचर बहुत अनप्रडिक्टेबल है। मन का तो स्वभाव ये है कि मन हमेशा या तो पास्ट में घूमता है, मन या तो फ्यूचर में घूमता है। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी जो यात्रा है, आपका जो लक्ष्य है, ये बहुत खूबसूरत है। उस खूबसूरत लक्ष्य के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और निश्चित तौर पे सुरक्षा की भावना ज़्यादा तभी आदमी के किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में ज़्यादा आती है जब वो अपना जो काम है उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप तैयारी करते हैं तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो आपने लक्ष्य एक बार निर्धारित किया उस पर आप पूरा फोकस करिए, और जो आपकी तैयारी है उसको सही ढंग से करें, पूरे मनोयोग के साथ करें। पूरे हाफ हार्टेड एफर्ट्स आपके ना हो, आपके पूरे मन के एफर्ट्स हों। मुझे किसी एक ब्यूरोक्रेट्स ने कहा, जो बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि सिविल सर्विसेज आपको मिले या ना मिले, आप आईएएस में जाएं या ना जाएं, आप पीसीएस में जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छे तरीके से की है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपके सामने जो नए विकल्प आएंगे वो भी बहुत बेहतर होंगे। तो पॉइंट यही है कि अगर आप तैयारी को अच्छे तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे जो असुरक्षा की भावना, जो इनसिक्योरिटी का सिंड्रोम है, खुद ही आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। यहाँ कैसे करें का जो मतलब है, इस कैसे करें में बहुत तरह के सवाल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम तैयारी की शुरुआत करें तो क्या पहले प्रिलिमिनरी की तैयारी करनी चाहिए या मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और इंटरव्यू की तैयारी फिर कब करनी चाहिए। तो तमाम तरह के सवाल एक एस्पिरेंट के दिमाग में रहते हैं कि प्रिलिमिनरी है, मेंस है और इंटरव्यू है, इन तीनों का जो आपका समायोजन है वो किस तरह से किया जा सकता है। क्या तीनों की तैयारी सेपरेटली कर लेनी चाहिए या तीनों की तैयारी एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच के साथ करनी चाहिए। देखो, अगर आप सिविल सर्विसेज का और पीसीएस का पूरा सिलेबस को बहुत माइन्यूटली गो थ्रू करते हैं तो आपको समझ आएगा कि इन तीनों की कंपोनेंट्स की तैयारी
अलग अलग से कभी की नहीं जा सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि पहली स्टेज आपकी प्रिलिमिनरी की है। अगर आपका प्रिलिमिनरी भी क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आपने मेंस की कितनी भी तैयारी की उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। और आप कितना ही अच्छी आपकी समझ है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो इंटरव्यू में अगर आप तब तक नहीं बैठ पाएंगे जब तक आपकी इससे पहले की जो 2 स्टेजेस है, प्रीलिम्स और मेंस, इसको आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो तैयारी की शुरुआत के लिए जब भी आप शुरू करें, जब भी आप पढ़ना शुरू करें, तो तैयारी इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में के लिए की जा सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेंस की तैयारी सेपरेटली करें, प्रिलिमिनरी की तैयारी अलग से करें और इंटरव्यू की तैयारी अलग से करें। मैंने इसको एक नाम दिया है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक फेज की तैयारी दूसरे फेज के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, यानी कि प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी का इंटीग्रेशन है, यानी कि एक फेज की तैयारी दूसरे फेज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं, कोई भी विषय आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा तो जाहिर सी बात है जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ फैक्ट्स भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। तो प्रिलिमिनरी में आमतौर पर जो आपके ज्ञान की जांच होती है उसमें 2 तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। एक तो या तो फैक्ट की जानकारी होती है, दूसरी जानकारी आपकी कॉन्सेप्ट की होती है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, और जो तथ्यात्मक जानकारी है कि आप उन तमाम बातों को याद रख सकते हैं और जब परीक्षा में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या उसको रिकलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी आप विषय पढ़ना शुरू करें तो उसको कभी इस तरह से कैटेगराइज ना करें कि मैं प्रिलिमिनरी के लिए इसको पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसको मेंस के लिए पढ़ना चाहता हूँ, या मुझे यहाँ से ज्ञान हासिल करना है और मुझे इंटरव्यू देना है आगे जाकर। तो तैयारी की विधि यही है, तैयारी का मेथड यही है कि जब आप पढ़ें तो उसको पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें। जो भी विषय वस्तु आप पढ़ते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसको इस ढंग से पढ़िए कि आपको नॉलेज गेन करना है। सबसे पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव दिमाग में यही होना चाहिए कि हमें नॉलेज गेन करना है। पर नॉलेज गेन जब आप करते हैं, जब आप किसी विषय, नॉलेज गेन का एक बेनिफिट है कि नॉलेज गेन जब आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है नॉलेज गेन आप उसी विषय की करेंगे जिस विषय में आपका इंटरेस्ट होगा। तो नॉलेज गेन का ऑब्जेक्टिव आपका जो तैयारी में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, और जब आपकी तैयारी में एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे और वो बातें आपके दिमाग में लंबे टाइम तक आपके जहन में रहेगी। तो तैयारी की यही अप्रोच है कि जो आप विषय वस्तु पढ़ते हैं उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको उस विषय के बारे में जो अलग अलग तरह की नॉलेजेस को आपको गेन करना है। और जब आप शुरू करते हैं तैयारियाँ पढ़ना तो कम से कम जब आप एक टेक्स्ट बुक्स की शुरुआत करते हैं, जो भी आप किताब आप पढ़ते हैं, जो भी रेफरेंस बुक्स आप फॉलो करते हैं, तो उसको कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़िए। शुरुआती स्टेज पे तो हमेशा इसी बात पे ध्यान होना चाहिए कि विषय वस्तु आपको ठीक ठाक से समझ आ गई है और उस विषय वस्तु के जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ आ रहे हैं। और तीसरी बात ये कि सिलेबस आपने लगभग पूरा आपने गो थ्रू कर लिया हो। तो शुरुआती स्टेज पे जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं, एक तो विषय वस्तु आपको समझ आ जाए, फैक्चुअल और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की है उसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया हो। तीसरी बात यह कि जो विषय का फैलाव है, जो विस्तार है, उसकी जो परिधि है वो भी आपको पूरी की पूरी समझ आ गई हो। तो शुरुआती जो तैयारी का आपका फेस होना चाहिए, आपका इसी बात पे ध्यान होना चाहिए कि मुझे विषय वस्तु को समझना है। कुछ फैक्चुअल बातें भी होगी, उनको भी ध्यान याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मुझे याद रखना है और पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको मुझे गो थ्रू करना है। और इस तरह की तैयारी आप शुरू के 6 महीने तक कर सकते हैं और उसमें आपकी अपनी आपकी बेसिकली चॉइस है, सुविधा है कि आप एक डे में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बहुत एस्पिरेंट के ये भी सवाल होते हैं कि हम एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ें या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ें, और इतने सारे सब्जेक्ट हमें गो थ्रू करने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो क्या 2-3 सब्जेक्ट ही काफ़ी हैं या हम सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें। ये भी कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है। तो देखिए, मैं आपको इसमें अगर आप एक बात को ज़रूर समझते होंगे कि यदि हमारी किसी काम को करने की क्षमताएं कम हैं,
हमारी एफिशिएंसी कम है और हम उस व्यक्ति पे एक साथ इतना सारा काम पूरा लाद दें तो जाहिर सी बात है उसमें कोलैप्स होने की पूरी पूरी संभावना होगी और उसमें गुणात्मक जो परिणाम है हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो कितने घंटे तैयारी करनी है, कितने सब्जेक्ट डे में पढ़ने हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। आप बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते होंगे यूट्यूब पर, मैगजीन पर, या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई आपको मेंटर ज़रूर बताता होगा कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, आपको 12 घंटे पढ़ना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 14-14 घंटे पढ़ने के बाद ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। इस तरह की बातें भी लोग अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं। तो मैं तो इसमें एक ही बात बताऊंगा कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं और जिसका कि जो निर्माण क्षमताओं का निर्माण जो होता है वो व्यक्ति किस माहौल से आया है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसका स्कूल कॉलेज कैसा रहा, ये तमाम सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि व्यक्ति की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो अभी 3 घंटे भी नहीं पढ़ सकता, 1.5-2 घंटे भी उसको पढ़ना बहुत बोझिल सा लगता है और वो बिल्कुल ज़बरदस्ती की तैयारी करता है, उसको आप ये कहें कि 10 से 12 घंटे आपको तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है इस तरह की सलाह उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और वो अगर हो सकता था कि अगर वो अच्छा कुछ एग्ज़ाम में कर पाता, लेकिन आप उसको इस तरह की बातें बताकर उसका जो मोराल है वो डाउन हो गया और उसने आगे तैयारियाँ ही छोड़ दी। तो इसमें तैयारी कितने घंटे करें, आप सबसे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करें। आप जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, बहुत एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपको पहले ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए, आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। इसमें यही है कि जो जिस सब्जेक्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी बैठती है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, रुचिकर लगता है, मनोरंजक लगता है, उस विषय के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और कितने घंटे पढ़ना है, आप शुरुआत करिए 1-2 घंटे पढ़ने की और धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना हो जाएगा शुरू, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम का प्रॉब्लम है कि आप 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो जाहिर सी बात है आपकी 4-5 घंटे आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि 6 महीने की तैयारी के बाद आप बहुत आसान ढंग से बिना बोझिल महसूस किए 7-8 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपका ये सबसे अच्छा पास टाइम भी होगा। तो कितने घंटे तैयारी करनी है, आप शुरुआत करिए। शुरुआत में आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि लोग 10 घंटे पढ़ रहे हैं और मुझसे तो 2 घंटे भी तैयारी नहीं हो सकती। आप शुरुआत करिए। शुरुआत ऐसे विषय के साथ करिए जो विषय आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं और आपको बड़ा मनोरंजक सा लगता है। तो जब आप ऐसी शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने की तैयारी के बाद आपकी जो एफिशिएंसी है अचानक से बढ़ गई है। जो आप 2 घंटे पढ़ना आपको बहुत मुश्किल होता था, और आप पाएंगे कि आप 7-8 घंटे की तैयारी भी आपके लिए बहुत मनोरंजक हो गई है। और दूसरी बात आती है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर आप देखें कि एक सब्जेक्ट अगर आप शुरू करते हैं पढ़ना, तो जाहिर सी बात है 1.5-2 घंटे का टाइम तो एक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी भी विषय को पहली बार पढ़ते हैं और एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने कि वो विषय कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ा और उसने एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं किया, तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत तरह की ऐसा कंटेंट उस विषय वस्तु के अंदर होगा कि जो कम से कम 1.5-2 घंटे में उसको वो सारी बातें समझ आ सकती हैं। पर इसका भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरा मानना है ठीक ठाक से कि अगर आप 1.5 से 2 घंटे का समय एक विषय के साथ स्पेंड करते हैं, और वो भी आप ब्रेक्स में कर सकते हैं एट ए स्ट्रेच। अगर आपको 1.5-2 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल है तो 45 मिनट्स का आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि 45 मिनट तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, एक थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप फिर उसको शुरुआत कर सकते हैं। तो जब आप 1.5-2 घंटे किसी विषय को पढ़ना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी तो उसके बाद आप 2 से 3 या 4 सब्जेक्ट भी आप डे में उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और ये भी जो तरीका है पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। कुछ अभ्यर्थी इस तरह के होते हैं, मैंने अपने अनुभव से पाया है कि वो एक डे में दो ही जो विषय को पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एक डे में 3 से 4 विषय भी पढ़ लेते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, और इसका एक ही सूत्र है, वो आपकी रुचि। एक बार आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो स्वतः ही आप 1 से 2 या 2 से 3-4 विषय भी पढ़ना आप शुरू कर लेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की इस तरह के सवाल भी होते हैं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो हम पाते हैं कि हमने पढ़ा तो है
और पढ़ने के बाद जब देखते हैं कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता। इसके मर्म में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आप पढ़ें उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और उसको इसलिए ना पढ़ें कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको बहुत भारी भरकम इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करना है, इसलिए पढ़ें कि आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको जानना है कि भारत की हिस्ट्री कैसी है, हमारे देश का भूगोल कैसा है, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी है, हमारे देश की पॉलिटी कैसी है, गवर्नेंस कैसा है, डे टू डे में हमारे देश में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब आप इस तरह से चीज़ों को सोचते हैं और उसको उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है वो बातें आपके दिमाग में स्वतः ही स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं। और जब भी आप पहली बार पढ़ते हैं किसी विषय को तो उसमें 2 चीज़ें की जानी बहुत ज़रूरी है। एक बार तो पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है उसको गो थ्रू कर लीजिए, और जब सेकंड रीडिंग आप करते हैं तो उसमें हाइलाइटर से, अगर आप बुक कोई फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हाइलाइटर से आप उसमें हाईलाइट करिए कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसमें से बहुत तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत तरह के कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी होते हैं, उनको आप हाईलाइट करिए। जब आप उसको हाईलाइट करते हैं और जब आप उसको तीसरी बार पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है अब आपके पास वो कंटेंट होता है। अगर आपने 15 पन्ने गो थ्रू किए, 15 पेजेस अगर आपने पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है 15 पेजेस का जो क्रक्स होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेजेस के में सारा का सारा समाहित हो जाएगा। तो पहली बार आपने इसको गो थ्रू किया, दूसरी बार उसको आपने हाईलाइट किया, और हाईलाइट के बाद आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट्स भी अपने फॉलो कर सकते हैं, और एक कॉपी या डायरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस विषय के शॉर्ट फैक्चुअल पॉइंट्स थे वो कहीं एक जगह सेमिनेट कर सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वीक में एक दिन आपके पास ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसको आप रिवीजन कर पाए। रिवीजन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रिवीजन के लिए प्रिलिमिनरी क्या होगा कि आपने जो पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ा हो। दूसरी बात है कि आपने कंटेंट को हाईलाइट किया हो, और हाईलाइट वाले कंटेंट में आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे और आपके फैक्ट्स भी होंगे। तो जब आप वीकेंड में उसको रिवाइज करते हैं तो जाहिर सी बात है जहाँ आपको एक विषय को पढ़ने में 2 घंटे का टाइम लग गया था तो आपका टाइम घटकर काफ़ी कम हो जाएगा। तो वीकेंड में आपको ज़रूर एक बार रिवीजन करना है कि जो भी विषय वस्तु आपने पिछले सप्ताह यानी कि 5 दिन पहले आपने गो थ्रू की थी उसको एक बार आपने वीकेंड पे रिवीजन कर लेना है। जब आप रिवीजन करते हैं तो एक और चीज़ आपको वीकेंड पे ज़रूर करनी है कि जो आपने 5 दिन पढ़ा उसके कुछ MCQ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। MCQ क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। इसका बेनिफिट एक और होता है। ये बेनिफिट ये है कि जब आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा वो कितना रेलिवेंट है। जब वो क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने आ रहा है तो वो जो नॉलेज आपने गेन की क्या वो रेलिवेंट है, क्या आपने इस ढंग से पढ़ा कि जब आपके पास क्वेश्चन आते तो आप उस क्वेश्चन के आंसर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। दूसरे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि जो क्वेश्चन जब आपने वो विषय पढ़ा था तो आप शायद छूट गया था या उस बुक में कवर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे जो आपने जब मूल कंटेंट पढ़ा था उस समय जो आप उसको नहीं पढ़ पाए। तो इसलिए वीकली रिवीजन की अपनी इम्पोर्टेंस है। वीकली रिवीजन के बाद आपको एक और चीज़ करनी है कि महीने का एंड में आपको 2 दिन का समय और निकालना है, यानी कि वीक में एक बार और मंथ में आपको 2 दिन का समय निकालना है कि जो आपने 22 से 23 दिन के अंदर पढ़ा उसको आपने एक बार पूरा समाप्त करना है। अब उस रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन के लिए आपको ये करना है कि जो आपने वीक में रिवीजन किया था और जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उन्हीं पॉइंट्स को आपने एक बार गो थ्रू करना है यानी इसको पढ़ना है। दूसरा कि जो 20 से 22 दिन के भीतर जो आपने कंटेंट गो थ्रू किया था उसको आपने MCQ की फॉर्म में उसको आपने प्रैक्टिस करना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद है या नहीं है। जब आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए आते हैं तो आपकी इतनी क्षमताएं विकसित हो पाई है कि नहीं हो पाई कि उसके आप आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो यानी कि आप पढ़ने के बाद आपके पास वीकेंड में आपको रिवीजन करना है और महीने के एंड में सिर्फ 2 दिन का समय आपको निकालना है कि जो आपने पढ़ा उसको एक बार आप रिवीजन करें। रहा दूसरा सवाल, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत एस्पिरेंट के ये भी सवाल होते हैं कि हमें एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, 3 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, 4 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो ये इस सवाल का जवाब ही आई थिंक जो है वो ये हो सकता है कि
जब आप शुरू करते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो धीरे 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 करके आपकी क्षमताएं खुद बढ़नी शुरू हो जाएगी। शुरू में आपको हो सकता है कि आपको 2 घंटे पढ़ना भी बोझिल लगे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप 2-3 महीने के बाद आपकी जो पढ़ने की क्षमताएं वो 6 से 7 घंटे 8 घंटे हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, शुरू में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन जब आपके नंबर ऑफ आवर बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको तैयारी की शुरुआत करनी है। तो ये जो अभ्यास आपका लगातार तैयारी का है, आपको 6 मंथ तक करना है। 6 महीने के बाद आपको अब थोड़ा सा इसमें एडिशन करना है। ये जो पैटर्न आपका तैयारी का चल रहा है इसको आपने कंटिन्यू करना है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको जोड़नी है। अब एक चीज़ आपको क्या जोड़नी है कि जब आपकी 6 महीने की तैयारी हो जाएगी और 6 महीने की तैयारी में वो जो आपने पढ़ा उसकी आप वीकली रिवीजन कर रहे हैं, उसकी आप मंथली रिवीजन कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट और आपके जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद रहने शुरू हो जाएंगे। 6 महीने के बाद आपको क्या करना है कि अब देखना है कि ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी, क्योंकि लगभग प्रिलिमिनरी और मेंस का सिलेबस एक जैसा है, बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। हाँ, कुछ कुछ विषय हैं जिनको आपको मेंस के लिए सेपरेटली तैयार करना पड़ता है, वो प्रिलिमिनरी का हिस्सा नहीं होते। लेकिन अगर आप देखें सिविल सर्विसेज का तो तकरीबन 70 से 80% जो सिलेबस आपका देखेंगे लगभग सेम है। हाँ, कुछ जैसे IR हो गया और आपका पेपर नंबर 4 जो एथिक्स का पेपर रहता है वो थोड़ा अलग है, जो कि आप प्रिलिमिनरी के लिए नहीं गो थ्रू करते। बाकी अगर आप PCS की बात करें तो PCS का तो सिलेबस ही बिल्कुल प्रिलिमिनरी और मेंस में एक जैसा रहता है, उसमें कोई बुनियादी डिफरेंस नहीं है। तो आप क्या करिए कि 6 महीने के बाद आपको क्या करना है कि वीक में अब 2 दिन का समय डिवोट करना है। अभी 1 दिन का समय आपको रिवीजन के लिए मैंने आपको कहा था कि वीक में आपको डिवोट करना है, और अब 6 महीने के बाद आपको 3 दिन, 1 दिन रिवीजन जो आप हर सप्ताह पढ़ते हैं उसके लिए निकालना है, और 2 दिन का जो समय होगा उसमें जो विषय वस्तु आपने पिछले 6 महीने में पढ़ी है, आप मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सिलेबस उठा के देखिए, और सिलेबस में देखिए कि इस सिलेबस में मेंस जो आपने अभी तक कंटेंट गो थ्रू किया है उसमें से कितना पार्ट आपके मेंस का भी हिस्सा है। और जो अगर आपके मेंस का हिस्सा है तो उसमें से मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पिछले 3 साल के क्वेश्चन जो आपके पेपर्स होते हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर से आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आप 1 दिन तो ये फिल्टर आउट करिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सिलेबस क्या है जो आपने गो थ्रू किया, इसमें से कितना हिस्सा या पूरा हिस्सा जो है मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड डे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करिए, यानी कि उस विषय के बारे में जो आपने 6 महीने पढ़ा था और मेंस का भी हिस्सा है उसमें से कितनी बातें आपके दिमाग में है। और क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब उस क्वेश्चन को फ्रेम करने में, उस क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए जो मूलभूत जानकारी की आवश्यकता है कि आपके दिमाग में स्टोर है या आपको कुछ और जानकारी की आवश्यकता है। और जो मैंने आपको बताया कि 1 दिन आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद आप उस क्वेश्चन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो आपको इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के लिए आपको लिखनी है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की शुरुआत कर लीजिए। तो ये तैयारी आपको 6 महीने तक इस तरह से करनी है, जिसे मैं कहता हूँ कि एक फाउंडेशन है, प्रिलिमिनरी तैयारियाँ चल रही है आपकी, आप शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत करने के बाद जो पिछला 6 महीने का जो कंटेंट आपने गो थ्रू किया था उसको अब आपको सीमेंटन करने की आवश्यकता है, यानी कि मेंस की फॉर्म में उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता है। तो ये तो तैयारी आपकी होनी चाहिए जो आपकी लगातार आपको करनी है। अब इसके अलावा करंट अफेयर का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और अगर सही मायने में मैं कहूँ कि बिना करंट अफेयर के यदि आप सिविल सर्विसेज और PCS की कल्पना कर रहे हैं तो ये संभव ही नहीं हो सकता। और अब जिस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, प्रिलिमिनरी हो या मेंस हो और इवन तो इंटरव्यू भी हो, तो बिना करंट अफेयर के तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो करंट अफेयर की तैयारी आपकी लगातार होनी चाहिए। डे फ्रॉम द फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड PCS यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्टार्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स। करंट अफेयर की तैयारी में जो जनरली एस्पिरेंट करते हैं वो या तो मैगजीन को गो थ्रू करते हैं या तो जो ऑनलाइन पोर्टल्स जो करंट अफेयर प्रोड्यूस करते हैं वो वहाँ से गो थ्रू करते हैं। और उसमें भी एस्पिरेंट की जो बेस्ट टेंडेंसी होती है वो होती है कि पहले एक पोर्टल एक्सप्लोर करेंगे और उनको लगता है कि 3 दिन के बाद कोई तीसरा पोर्टल है, क्योंकि बाज़ार है सजा हुआ, अनेक पोर्टल्स हैं। आप एक पोर्टल एक्सप्लोर करते हैं, 2 दिन के बाद आप दूसरा पोर्टल एक्सप्लोर करते हैं, 3 दिन के बाद आप तीसरा पोर्टल एक्सप्लोर करते हैं, और आपकी तैयारी अल्टीमेटली ज़ीरो ही रहती है।
दूसरा, शुरू में आप फैंटेसी में आके मैगजीन मार्केट से बाय करते हैं, आप शुरू के 3-4 पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद उसको आप छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद आपको ये लगता है कि 100 पन्ने की 150 पन्ने की जो मैगजीन है उसको पढ़ना बहुत बोझिल हो रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है, आप उसको छोड़ देते हैं। तो तैयारी करंट अफेयर की कैसे करनी है, इस बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर की जो तैयारी है, आपका करंट अफेयर का जो प्राइमरी सोर्स है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ ठीक है, आपको बने बनाए करंट अफेयर मिल जाते हैं पोर्टल पे या मैगजीन में, वो सही है, पर लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको ज़रूर करनी है। न्यूज़पेपर जो रीडिंग आपको कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको डिवोट करना है न्यूज़पेपर रीडिंग में। और न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी चाहिए? अगर आप जनरली देखते होंगे तो न्यूज़पेपर में 18 से 20 पन्ने होते हैं। क्या हमें 18 से 20 पन्ने पढ़ने चाहिए रोज़ के रोज़? अगर हम 18 से 20 पन्ने रोज़ पढ़ते हैं तो अगर हम टाइम देखें, अगर एक पन्ने को पढ़ने में 10 मिनट या 15 मिनट का समय लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कम से कम 4 से 5 घंटे का समय तो हमें 18 से 20 पन्ने को पढ़ने के लिए चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे पढ़ने, बड़े इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ें। बिगनर के सामने ये चैलेंज और बड़ा होता है कि जब आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन पढ़े कैसे, क्या करें उसमें। तो न्यूज़पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है, तो AIR न्यूज़ जो शाम को डेली पूरे भारत में ब्रॉडकास्ट होता है, आप उसकी क्लिपिंग्स को ज़रूर सुनें। और आई थिंक वो सबसे चीप सोर्स है, उसमें आप डेली, आई थिंक वो आप सबके स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं, तो उसमें आप आराम से उसको सुन सकते हैं। और शाम को अगर आप देखेंगे 8:45 से 9 बजे के बीच का जो समय होता है, उसमें हिंदी में न्यूज़ आती हैं, और 9 से 9:15 बजे के बीच का जो टाइम है वो आपका अंग्रेज़ी में न्यूज़ आती है। आप अपनी चॉइस से, सुविधा के हिसाब से, जो भी आपका मीडियम है उस मीडियम के साथ हिसाब से आप न्यूज़ को सुन सकते हैं। उस न्यूज़ सुनने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप सुबह न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट खबर कहाँ है और आपको किस हद तक उसको गो थ्रू करना है। दूसरा है कि एडिटोरियल वाला जो पन्ना होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडिटोरियल इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एडिटोरियल से हमें 2 चीज़ों मिलती हैं। पहली कि एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं तो एडिटोरियल में जो भी पीस होगा वो जाहिर सी बात है बहुत करंट और रेलिवेंट जो इशू देश में चल रहा है उस बारे में एडिटोरियल होगा। दूसरा, जो एडिटोरियल में लिखने वाले होते हैं वो जाहिर सी बात है बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट के, अपनी फील्ड के, तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी या बेसिकली फैक्ट्स होंगे, डाटा होगा, वो बहुत रेलिवेंट होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, तो ये एडिटोरियल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब कल को आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि सिविल सर्विसेज का नेचर है, अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज के जो भी क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं वो जाहिर सी बात है करंट के कंटेक्स्ट में ही होता है, यानी कि करंट उसकी पूरी धुरी है। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो जाहिर सी बात है वो करंट के एक्सिस पे ही घूम रहा है क्वेश्चन, उसका संदर्भ करंट ही होगा, भले ही उसके रूट्स आपको हिस्ट्री में दिखाई दें, उसके रूट्स आपको ज्योग्राफी में दिखाई दें, उसके रूट आपको कल्चर में दिखाई दें। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आपको मेंस में लिखने को आएंगे तो आप अपने आप को आइसोलेट नहीं पाएंगे। और जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल से भी आपको डेली के डेली या तो आप उसकी कटिंग रख सकते हैं या तो उसके आप क्रक्स नोट्स बना सकते हैं, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग का दूसरा एक और बेनिफिट होता है कि जिनकी लेखनी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि PCS हो या आपकी सिविल सर्विसेज हो, इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा अगर रोल है तो है आपके राइटिंग स्किल्स का। जिसके आंसर्स बहुत अच्छे होंगे वो कम टाइम में भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, और जिसकी आंसर राइटिंग क्षमता कम है वो अपनी ज़िंदगी के 5 साल 10 साल के बाद भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का 2 बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपको करंट का जो संदर्भ है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आपको पूरा समझ आता है। उससे आपको ये समझ आता है कि क्वेश्चन आज के मुद्दे क्या हैं, जो आज के मुद्दे होते हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, और उस क्वेश्चन की फॉर्म के लिए फिर आपके पास क्या विचार होने चाहिए। आप कुछ विचार न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में जो पॉइंट्स लिखे होते हैं उसको कहीं एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, तो आपका आंसर जो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे जाहिर सी बात है बहुत अच्छा आपका एक आंसर होगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स आने की पूरी संभावना होगी।
और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो राइटिंग, वोकेबलरी, ये तमाम एक्सप्रेशन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी खुद ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। 6-8 महीने में न्यूज़पेपर की अगर आप ढंग से रीडिंग करते हैं तो जो कमज़ोर से कमज़ोर एस्पिरेंट होगा वो भी एक अच्छा खासा लिख सकता है। तो ये तो बात होगी कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज का रोज एक और चीज़ करनी है। आपको सोने से पहले एक और चीज़ कर लेनी चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है अपने पास ज़रूर रखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता चलता है कि जो मेरी डायरेक्शन है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, अप टू द मार्क है या नहीं, या मुझे इसमें कुछ कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है। दूसरा, सिलेबस बिल्कुल साथ साथ होना चाहिए। सिलेबस का भी आप बिल्कुल ध्यान करें, सिलेबस के बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज और पीसीएस के एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होते हैं कि जो ऑन अर्थ है उसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्वेश्चन हमेशा सिलेबस से ही आते हैं। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा, जाना है, तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी बहुत फोकस्ड होगी और आप जो तैयारी से आउटपुट चाहते हैं आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये तो बात होगी प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू के लिए कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। ये जो आप पहले फेज पे पढ़ रहे हैं वो रॉ मटेरियल है दूसरे फेज के लिए, और जो आप दूसरे फेज में पढ़ रहे हैं वो आपका रॉ मटेरियल होगा तीसरे फेज के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करेंगे, एक एक फेज की तैयारी के पहले फेज की जो तैयारियां हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि 6 मंथ की तैयारी आपको कैसे करनी है। 6 मंथ की तैयारियां आपके लिए बेस बनेगा आपकी मेंस के लिए, और 1 साल की तैयारी के बाद ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्या पढ़ें। देखो, क्या पढ़ें, मैं वैसे तो सारी चीज़ें हमारी लगभग कवर हो ही गई हैं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप जनरल स्टडी की शुरुआत करते हैं तो जनरल स्टडी में अलग अलग तरह के सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, वो सारी तमाम चीज़ें रहती हैं। और क्या पढ़े, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, तो आपको जो जेन्युइन और रेफरेंस बुक्स ही हैं वही आपको फॉलो करनी चाहिए। बाकी बुक्स के क्या क्या नाम हैं आई थिंक आप सभी जानते होंगे, तो वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप उन किताबों को, और इसमें भी एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि बहुत स्टूडेंट होते हैं कि एक सब्जेक्ट पे 3-4 किताबें वो मार्केट से बाय करते हैं, तो थोड़ा बचिए। आप रेलिवेंट सोर्स पढ़िए, और रेलिवेंट सोर्स भी आपको कम से कम 3 से 5 बार गो थ्रू करना है। एक ही किताब को कोशिश करिए कि जब तक वो आपके दिमाग में चलनी बुक शुरू नहीं हो जाती तब तक आप उस किताब को मत छोड़िए। इंस्टेड की आप 3 किताबें पढ़िए, और 3 किताबें भी आपने एक भी बार अच्छे से नहीं पढ़ी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप एक बुक पढ़िए, लेकिन इस ढंग से पढ़िए कि क्वालिटेटिव तरीके से, जो आपकी एग्ज़ाम की आवश्यकताएं हैं, जब आपको उसको प्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़े नॉलेज की प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू स्टेज में, तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। तो आई थिंक कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। अब तीसरी जो अंतिम बात इसमें लिखी है वो है संतुलन की। संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन का मतलब है कि ये जो यात्रा है आपकी, ये बहुत लंबी सी यात्रा है, और जब आप सिविल सर्विसेज और पीसीएस के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है जो बिगनर है उसको कम से कम 1 साल का समय तो इतने सारे सेक्शंस को गो थ्रू करने के लिए चाहिए। तो मैंने बहुत ऐसा देखा, बहुत स्टूडेंट है जो हमारे पास भी आते हैं, क्लासेस अपनी शुरू करते हैं, और बाकी और भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि जब वो शुरुआत करते हैं तो बहुत एंथुसियाज्म में रहते हैं, और उनको लगता है कि वो जैसे आईएएस बनने के लिए पैदा हुए हैं या पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो शुरू में बहुत एंथुसियाज्म में रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एंथुसियाज्म उनका घटना शुरू हो जाता है। तो ये संतुलन आपको बना के रखना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करें, यानी कि जब आपने तैयारियां शुरू की, तो आप उसको तभी ही आप रेस्ट करें जब तक आपका ये मिशन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। और डाइवर्टेड होने से आपको बचना है, आई स्ट्रेन से आपको बचना है। बहुत तरह के प्रलोभन होंगे, बहुत तरह के मानसिक डाइवर्जेंस होंगे, साइकोलॉजिकल डाइवर्जेंस होंगे, उसको आपको बचना पड़ेगा। देखो, उसका एक और तरीका है, बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ कि जब कोई युवा शुरू करता है तो उसको लगता है कि इतनी सारी बातें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी मेहनत, और उसके बाद भी संभावना कितनी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, वो इसको लेकर कभी निश्चित नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा
कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो ये नॉलेज गेन करने की पूरी यात्रा, इसको तो मैं नॉलेज गेन करने की यात्रा कहूँगा, ये पूरा साधना समय है। और इस यात्रा में आपका सबसे ज़्यादा अगर आपका मोराल कोई बूस्ट कर सकता है तो वो है आपकी अपने लक्ष्य के प्रति एक डिवोशन, आपका डेडिकेशन, और तीसरा आपका हार्ड वर्क। पर डेडिकेशन, डिवोशन और हार्ड वर्क भी आपसे तब संभव हो पाएगा जब आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने में आपको इंटरेस्ट होगा, आपको मज़ा आएगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपकी जो तैयारियां हैं उसको बहुत मनोरंजक बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। ये इंटरेस्टिंग यात्रा है आपके जीवन की। जब आप शुरू करते हैं इस यात्रा को तो जाहिर सी बात है, एक बात मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि सभी सिविल सर्विसेज में ना जा पाएँ, सभी पीसीएस ऑफिसर ना बन पाएँ, लेकिन जब आप अगर आपने सही ढंग से ये एग्ज़ाम की तैयारियाँ की तो निश्चित तौर पर जो भी आप करेंगे जीवन में वो बहुत अच्छा होगा, समाज के लिए भी और अपने लिए भी। तो इस भटकाव से बचना है। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई भी पीसीएस ऑफिसर बन सकता है, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो किसी भी क्षेत्र का हो। बस अब थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है, आपको हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी कि आप मेहनत करें, और मेहनत आपका डेडिकेशन होना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है गाइडेंस की। अच्छा, गाइडेंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या गाइडेंस के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है या नहीं है, और राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा हो सकता है। आज के ज़माने में जहाँ भ्रामक और बहुत डाइवर्टेड करने वाले आपको विज्ञापन भी दिखाई देते होंगे, और आपने देखा होगा कि ताबड़तोड़ हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बाड़ लगी है कि ये जो पहले 10 टॉपर्स है वो हमारे इंस्टीट्यूट से ही इन्होंने कोचिंग ली। क्या ये सच होता होगा? पहला सवाल तो ये कि गाइडेंस हमें क्यों चाहिए, और गाइडेंस हमें कहाँ से लेनी है, और कौन सा राइट इंस्टीट्यूशन है, और उस राइट इंस्टीट्यूशन में आपको किन बातों को ध्यान में रख के ही आपको उसमें एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि गाइडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम का जो पूरा नेचर है, जो डायनेमिज्म है, वो एक बिगनर को, एक युवा को जो कि 21-22 साल 23 साल का युवा है, उसको समझ नहीं आता। वो किसी को भी समझ नहीं आता। अगर किसी को समझ आ जाए तो वो एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि बहुत जो राइट अंडरस्टैंडिंग उस एग्ज़ाम को लेकर थी, अगर किसी को समझ आ जाए तो वो अद्भुत सी घटना होगी। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में गाइडेंस की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं होता जिसने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस की गाइडेंस ना ली हो। तो गाइडेंस की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। बिना गाइडेंस के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना गाइडेंस के इस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि समुद्र में बिना लाइट हाउस के आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा जहाज हमेशा हिचकोले खाएगा, और संभावना पूरी है या तो कोलैप्स हो जाएगा, या तो इतने साल भटकता रहेगा कि वो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए गाइडेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और गाइडेंस में अब कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना जो समझ है वो जो डेवलप हो पाई है, उसमें 2-3 चीज़ें मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो है मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग भ्रामक विज्ञापनों के द्वारा एक 5 स्टार होटल टाइप का एक इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखते हैं, बड़े से बड़े वादे करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको कहीं भी इस एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो मेंटर है वो कौन है, और जो मेंटर है और उस मेंटर के पास वो क्षमताएं, वो ज्ञान और वो समझ है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात यह है कि बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह के स्टडी के मटेरियल को दिखाकर आपको प्रलोभित करते हैं। तो मेरा मानना है कि जितने भी अभ्यर्थी या जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं वो सिर्फ मौलिक रेफरेंस बुक्स को पढ़ के ही क्वालिफाई करते हैं। इस भ्रामक बातों में ना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गाइडेंस आपको किस तरह की मिल रही है। गाइडेंस में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मेंटर का रोल हो सकता है। वो सबसे पहला रोल ये है कि वो जो
बुक में, किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर सिंप्लीफाई करके वो नॉलेज आप तक आ रही है तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जिस बुक को आपको पढ़ने में 1 से 1.5 साल का समय लग रहा था, वो 1 डेढ़ या 2 महीने की तैयारी के अंदर आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं कि आपके हार्ड वर्क को, जो कि 1.5-2 साल आप एक सब्जेक्ट में ही कहीं खो जाते, वो कहीं ना कहीं समअप करके आपको 1-1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो आपको सब्जेक्ट है वो परोस के दे देते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि ऐसी मेंटरशिप मेरा मानना है कि वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो सकती कि जो आपके लिए, आपके अंदर इस एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है वो डेवलप ना करा पाए। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है कि व्हाट इज़ रेलिवेंट, व्हाट इज़ नॉट रेलिवेंट, हमें क्या सोचना है, क्या पढ़ना है, कैसे लिखना है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पा रही है तो आई डोंट थिंक सो कि वो राइट आपके लिए इंस्टीट्यूट हो सकता है। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इस एग्ज़ाम में आपके हार्डवर्क, आपके डेडिकेशन के साथ जो तीसरी चीज़ की आवश्यकता होती है मोटिवेशन। और जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कक्षाओं में रेगुलर रहते हैं और अपने जो आपके सहपाठी होते हैं या जो आपके बैचमेट्स होते हैं आप उनके साथ आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। और अगर आप कभी बीच में लो भी फील करो तो एक राइट मेंटर और आपके जो सहपाठी आपको मोटिवेट रख सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। तो यही है इम्पोर्टेंट बातें कि जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में किस किस तरह के डालीमाज होते हैं और वो डालीमाग को आपको डिसमेंटल करके आपको आगे निकलना है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना है ताकि आपका लक्ष्य आपको मिल सके। और एक अंतिम सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि सर इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको क्या लगता है कि भाग्य का रोल है या मेहनत का रोल है। तो देखो, भाग्य और मेहनत के बीच की तो एक जो बहस है वो बहुत बड़ी डिबेट है अपने आप में। और हमारे भारतीय जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथों में भी अनेकों अनेक इस तरह के रेफरेंस हमें दिखाई देते हैं। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि भाग्य है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते, लेकिन यदि आप मेहनत करेंगे और राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत करेंगे तो मेरा मानना है कि मेहनत कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। क्योंकि प्रकृति का विधान है, हम जो भी करते हैं उसका सामने आना निश्चित है। तो अगर आपने अच्छे ढंग से मेहनत की तो पहले तो यही होना चाहिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप पीसीएस में जाना चाहते हैं तो आप उसमें चले ही जाएंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं भी जा पाता है तो उसके बाद जो भी आप और भी कुछ करेंगे सेकंड विकल्प के रूप में, वो भी आपके लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।